Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Tanveer Abbas and you are watching Tanveer's Chemizone. Dear students, आज हम फिज़िकल केमिस्ट्री के एक चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है काइनेटिक्स ऑफ इंटरफेशियल रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास इंटरफेशियल रिएक्शन होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। डेफिनेशन क्या है? केमिकल रिएक्शंस in which reactants are present in more than one phase are called interfacial reaction. Dear students, ऐसे रिएक्शन हमारे पास जिनमें रिएक्टेंट्स एक से ज़्यादा फेज़ में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं उसको हम इंटरफेशियल रिएक्शन कहते हैं। अब फेज़ से यहाँ पे क्या मुराद है? हमारे पास फेज़ हमारे पास देखें सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स सॉलिड फेज़ में भी हो सकते हैं, लिक्विड में भी हो सकते हैं और गैस में भी हो सकते हैं। तीनों फेजेस में हमारे पास हो सकते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम इंटरफेशियल रिएक्शन कहते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज हाइड्रोजीनियस रिएक्शन। इनको हाइड्रोजीनियस रिएक्शन भी कहा जाता है। किस वजह से? क्योंकि जो इसमें हमारे पास फेज़ है वो एक से ज़्यादा फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। तीनों फेज़ हैं, डिफरेंट हैं, तो इस वजह से हम इसको हाइड्रोजीनियस रिएक्शन भी कहते हैं। अब इसमें हम एक टर्म देखते हैं, इंटरफेस। इंटरफेस हमारे पास क्या होता है? इंटरफेस इज़ अ सरफेस फॉर्मिंग अ कॉमन बाउंड्री बिटवीन टू थिंग्स या टू ऑब्जेक्ट्स आर लिक्विड्स। हमारे पास इंटरफेस एक ऐसी कॉमन बाउंड्री होती है जो कोई दो चीज़ें या दो ऑब्जेक्ट्स या लिक्विड्स या जो रिएक्टेंट्स हमारे पास बनाते हैं। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास इंटरफेस क्या है। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक रिएक्टेंट है ए और ये एक हमारे पास रिएक्टेंट है बी। ये एक रिएक्टेंट है ए और ये हमारे पास दूसरा रिएक्टेंट है बी। अब ये ए और बी दो रिएक्टेंट हैं, दोनों रिएक्टेंट एक हमारे पास ये कॉमन बाउंड्री बना रहे हैं। ये सेंटर में ये जो कॉमन बाउंड्री बनाई जा रही है इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास है इंटरफेस। नेक्स्ट, अब कोई भी हमारे पास जो रिएक्शन होता है ना वो एक ही एट अ टाइम सिंगल स्टेप में परफॉर्म नहीं हो जाता। उस रिएक्शन के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास ये देखें रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ऊपर से तो हमें ऐसे लग रहा है कि रिएक्टेंट्स किस चीज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं? प्रोडक्ट में। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना ये वाला, यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेप्स परफॉर्म हो रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि वो स्टेप्स हमारे पास क्या हैं, कौन से स्टेप्स यहाँ पर परफॉर्म हुए हैं। जो हमारे पास ये इंटरफेशियल रिएक्शन है ना इसमें हमारे पास चार किस्म के डिफरेंट स्टेप्स आते हैं। जो पहला स्टेप है हमारे पास वो क्या है? डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द सरफेस। रिएक्टेंट्स की सरफेस से डिफ्यूजन होगी। अब डिफ्यूजन क्या है? सबसे पहले तो हम डिफ्यूजन को देखते हैं कि डिफ्यूजन हमारे पास क्या होती है। लेट्स सपोज हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स हैं गैस के या कि कोई भी हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड है, कोई भी फेस के मॉलिक्यूल है। ये तीनों मॉलिक्यूल्स हैं। अगर ये यहाँ पे एक सरफेस है, उस सरफेस पे ये तीनों मॉलिक्यूल्स हैं। अगर ये तीनों मॉलिक्यूल्स एट अ टाइम यहाँ से मूव करके इस जगह पे आ जाते हैं तो ये इनकी हो जाएगी डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन का वर्ड आगे यूज़ होगा, वो भी आप माइंड में रख लें। अगर ये तीनों मॉलिक्यूल जैसे ये नीचे हैं इसी तरह से सेम ऊपर चले जाते हैं, अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, तो ये इनको हो जाएगी डिसॉर्प्शन, अपनी जगह छोड़ के आगे चले जाना। अगर यही मॉलिक्यूल, ये देखें तीनों मॉलिक्यूल हैं एक सरफेस पे हैं, अगर यही मॉलिक्यूल डिस्पर्स हो जाएं, फैल जाएं, बिखर जाएं, इस तरीके से एक यहाँ पे आ जाए, एक यहाँ पे आ जाए, एक यहाँ पे आ जाए, तो इस चीज़ को हम कहते हैं डिफ्यूजन। ये हमारे पास जो प्रोसेस है ये क्या है? डिफ्यूजन का हुआ है। तो हमारे पास पहला स्टेप्स क्या था कि डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द सरफेस। सरफेस से रिएक्टेंट्स की डिफ्यूजन होगी। ये हमारे पास कोई सरफेस है, यहाँ पे ये रिएक्टेंट्स हैं, यहाँ से रिएक्टेंट्स की क्या हो जाएगी? डिफ्यूजन। रिएक्टेंट्स यहाँ से डिस्पर्स हो जाएंगे, फैल जाएंगे, बिखर जाएंगे। पहला स्टेप ये है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है?
ऑब्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द सरफेस। ऑब्जॉर्प्शन का मतलब होता है चिपक जाना। ये रिएक्टेंट्स अब यहाँ से निकले हैं, ये देखें, ये रिएक्टेंट्स यहाँ से सरफेस से निकले, डिस्पर्स हुए, डिफ्यूजन हुई उनकी। नेक्स्ट सरफेस पे लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई एक सरफेस है, उस पे आके ये क्या हो जाएंगे, अब्जॉर्ब हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, यहाँ पे आके लग जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास क्या होगी, इनकी अब्जॉर्प्शन हो जाएगी। थर्ड स्टेप हमारे पास है केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन सच ऑन द सरफेस। केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, यानी कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगा। जो रिएक्टेंट्स डिफ्यूज़ हुए हैं, आगे गए हैं, अब्जॉर्ब हुए हैं दूसरी सरफेस पे, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगी, इनकी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। फोर्थ स्टेप है हमारे पास डिफ्यूजन, डिसॉर्प्शन एंड डिफ्यूजन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑन द सरफेस। डिफ्यूजन एंड डिसॉर्प्शन इट्स मीन के वहाँ से रिएक्टेंट्स निकलेंगे और निकल के फैल जाएंगे उस सरफेस से, ये उनकी हो जाएगी वहाँ से डिसॉर्प्शन एंड डिफ्यूजन। प्रोडक्ट्स की, जो प्रोडक्ट्स यहाँ से, ये लेट्स सपोज ये हमारे पास है रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये यहाँ एक सरफेस है, उससे हो रहे हैं डिफ्यूज़, और डिफ्यूज़ भी हो रहे हैं और इनकी डिसॉर्प्शन भी हो रही है, दोनों काम हो रहे हैं। आगे आएंगे इस सरफेस पे प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ पे आ गए, ठीक है, प्रोडक्ट्स पे बन गए यहाँ पे आके। अब यहाँ से भी इनकी डिफ्यूजन और डिसॉर्प्शन हो जाएगी। ये कौन से रिएक्शन में हमारे पास बात हो रही है, इंटरफेशियल रिएक्शन की। इंटरफेशियल रिएक्शन में हमारे पास ये होता है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इनमें जो हमने 4 स्टेप्स देखे हैं इन केमिकल रिएक्शंस में, उसमें जो हमारे पास स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 है। अब देख लेते हैं स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 कौन से हैं। जो स्टेप नंबर 1 है डियर स्टूडेंट्स, वो डिफ्यूजन थी, और स्टेप नंबर 2 था हमारे पास अब्जॉर्प्शन। ये दोनों स्टेप्स इंटरफेशियल रिएक्शन में बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। फास्ट होने की वजह से इनको हम रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं करते। जो चीज़ें आप देखें फास्ट हैं, वो केमिकल रिएक्शन के रेट डिटरमाइनिंग में स्टेप में टेक पार्ट नहीं करती, क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट हैं। इस वजह से हम इनकी बेस से, इनकी हेल्प से रिएक्शन का रेट फाइंड नहीं कर सकते। ये बहुत ज़्यादा फास्टली ये परफॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास देखेंगे, इसमें क्या है कि द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स on the surface is an important factor because the molecules which are absorbed on the surface will undergo chemical transformation। इसमें बात की क्या की जा रही है कि जितने भी हमारे पास, ये देखें कोई सरफेस थी हमारे पास, अब जितने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आके अब्जॉर्ब हुए हैं, रिएक्टेंट्स जितने भी आके यहाँ पे, रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल जितने भी आके सरफेस पे अब्जॉर्ब हुए हैं, ये चीज़ हमें यहाँ पे इसकी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन बताएगी। केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाना। तो जितने रिएक्टेंट्स आएंगे उतने ही हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे। ये चीज़ हमें क्या बनाएगी, बताएगी, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन बताएगी कि आपका रिएक्शन कैसे परफॉर्म हुआ है, कितने रिएक्टेंट्स से कितने प्रोडक्ट्स आगे बने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, the concentration of the absorbed molecule on the surface at any moment is proportional to the covered surface theta। Let's suppose हम ये देखें, एक हमारे पास ये सरफेस है, नेक्ड सरफेस है। अब यहाँ पे हमने देखना है, बात उसने किस चीज़ की है, द कंसंट्रेशन ऑफ अब्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस एट एनी मोमेंट इज़ प्रोपोर्शनल टू कवर्ड सरफेस एरिया या कवर सरफेस थीटा। हमारे पास देखें मॉलिक्यूल्स आए, ये टोटल, लेट्स सपोज हम ये कह लेते हैं कि हमारे पास अनकवर्ड सरफेस एरिया है, ये टोटल सरफेस एरिया ये है 1 के इक्वल। ठीक है, ये टोटल इक्वल किसके है, 1 के। और ऊपर से मॉलिक्यूल आए, यहाँ पे आके अब्जॉर्ब हो गया, यहाँ पे आके चिपक गए। ये पीछे नेक सरफेस हमारे पास बच गई, अनकवर्ड सरफेस बच गई। ठीक है, वो कह रहा है कि जो हमारे पास ये जो आके अब्जॉर्ब हुए हैं मॉलिक्यूल, इसको उसने कहा है कि ये कवर सरफेस एरिया है, कवर्ड सरफेस, और इसको उसने रिप्रेजेंट किया है हमारे से थीटा से। ठीक है,
अच्छा देखें, अगर ये हमारे पास टोटल सरफेस कितनी है 1 के इक्वल है और अब्ज़ॉर्ब कितनी हुई है या कवर कितनी हुई है, तो हमारे पास थीटा है। टोटल 1 है और अब्ज़ॉर्ब कितने हो गए हैं यहाँ पे मालिक्यूल, कवर कितनी होगी है वो थीटा है। तो हमारे पास जो पीछे बच जाएगी वो किसकी इक्वल होगी, यानी कि टोटल 1 है, टोटल हमारे पास थी 1 में से अब्ज़ॉर्ब कितना हुआ है थीटा, इस थीटा को कर देंगे माइनस, तो पीछे हमारे पास ये अनकवर्ड सरफेस बच जाएगी, अनकवर्ड सरफेस बच जाएगी। ठीक है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 माइनस थीटा से। अच्छा वही बात उसने की, द कंसनट्रेशन ऑफ अब्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस एट एनी मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू कवर्ड सरफेस एरिया, therefore the rate of the reaction will also be proportional to covered portion of the reaction of the surface। यानी कि जितने मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब होंगे उतने ही आगे हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, मॉलिक्यूल की अब्जॉर्प्शन पे। तो वही बात, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज़ के है, रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन, मॉलिक्यूल की अब्जॉर्प्शन। ये है हमारे पास मॉलिक्यूल की अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्ब मॉलिक्यूल हमारे पास कितने हुए हैं, वो हमने कहा था कि थीटा अब्जॉर्ब हुए मॉलिक्यूल उस सरफेस पे। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको हो जाएगा, थीटा के। थीटा हमारे पास क्या है, अब्जॉर्प्शन का रेट है। वो वाले मॉलिक्यूल हैं जो अनकवर सरफेस एरिया पे आके अब्जॉर्ब हुए थे। अच्छा ये हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ से ख़त्म करें, ये हम ख़त्म करेंगे यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन। इसकी जगह पे हम कोई ना कोई कांस्टेंट यूज़ करेंगे। कांस्टेंट का हम कौन सा यूज़ करते हैं, बीटा। बीटा हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इक्वल टू बीटा थीटा, और इसको हम क्या लेते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं और इसमें देखते हैं कि वहाँ पे हम किस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी फेज़ का, सॉलिड का, लिक्विड का या गैस का, उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका रेट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने ये क्लोज कंटेनर ले लिया। ठीक है, ये क्लोज्ड कंटेनर है हमारे पास। इसमें हमारे पास रैंडमली गैस के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। ये हमारे पास कंटेनर है जिसमें हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे हैं। ठीक है, और ये एक हमारे पास सॉलिड सरफेस है। ठीक है, एक सॉलिड नेक सरफेस है। यहाँ पे अब इन मॉलिक्यूल्स ने आके अब्जॉर्ब होना है। लेट्स सपोज हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल आए और इस अनकवर्ड सरफेस पे, जो हमने कहा था कि 1 के इक्वल है, टोटल सरफेस किसके इक्वल है, 1 के, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स आए और आके अब्जॉर्ब हो गए। हम ऑलरेडी क्या बात कर चुके हैं कि जो अब्जॉर्ब मॉलिक्यूल हैं, जो सरफेस कवर हो जाएगी, कवर्ड सरफेस होगी, और उनकी कंसनट्रेशन को हमने क्या कहा था कि वो थीटा के इक्वल है। बाकी जो हमारे पास अनकवर्ड सरफेस है या नेक्ड सरफेस है, वो हमारे पास किसके इक्वल है, 1 माइनस थीटा के। क्योंकि टोटल 1 है, 1 में से जितने अब्जॉर्ब हुए हैं वो निकाल देंगे, पीछे हमारे पास क्या बच जाएगी, अनकवर्ड सरफेस या नेक्ड सरफेस। अच्छा इसमें अब देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या होता है, ये कैसे अब्जॉर्ब हुए हैं, इसमें क्या क्या हमारे पास प्रोसेस हुआ है। जिसमें क्या है कि सम ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स देन एवेपोरेट एंड आर डिसॉल्व्ड रैपिडली। अच्छा देखिए, आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको कंडेंस किया जाएगा, इनको सप्रेस किया जाएगा, ये पानी की फॉर्म में आ जाएंगे, वाटर की फॉर्म में आ जाएंगे, ड्रॉप्स की फॉर्म में आ जाएंगे। जब भी गैस के मॉलिक्यूल को कंडेंस किया जाता है तो वो किस चीज़ में चेंज होती है, वेपर्स में, यानी कि पानी की फॉर्म में, ड्रॉप्स की फॉर्म में आ जाएगी। जब वो इस फॉर्म में आएंगे तो आगे यहाँ पे अब्जॉर्ब हुए हैं। अब गैस थी, इस सरफेस पे आई, अब्जॉर्ब हुई है, वापस ये फिर अब यहाँ से एवेपोरेट हो जाएगी, यहाँ से डिज़ॉल्व्ड हो जाएगी, यहाँ से उड़ जाएगी, वापस चली जाएगी कंटेनर में उसी तरीके से। अच्छा इसमें अगर हमारे पास हमने कहा कि इफ़ थीटा इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस कवर्ड, वही कवर्ड सरफेस अगर हमारे पास थीटा के इक्वल है बाय द अब्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब हुए उनकी वजह से, द फ्रैक्शन ऑफ द नेट सरफेस इज़ 1 माइनस थीटा। वही बात जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, टोटल सरफेस हमारे पास 1 है, इसमें से अगर थीटा अब्जॉर्ब मॉलिक्यूल की फ्रैक्शन है तो अनअब्जॉर्ब जो अनकवर्ड सरफेस एरिया जहाँ पे मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब नहीं हुए, वो हमारे पास क्या होगी, 1 माइनस थीटा की इक्वल। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या है, द रेट ऑफ द अब्जॉर्प्शन आर ए, R represent for rate and A represent here is
absorption is proportional to the available naked surface 1 minus theta। अच्छा, अब देखें कि जो हमारे पास अब्जॉर्प्शन का रेट है कि मालिक्यूल किस रेट से आके कितने मालिक्यूल आके अब्जॉर्ब होंगे। अब जितनी उन्हें खाली जगह मिलेगी, ये देखें उनको यहाँ से लेके यहाँ तक खाली जगह थी, जितनी उनको खाली जगह मिली उतने ही मालिक्यूल आके यहाँ पे अब्जॉर्ब हो गए। लेकिन आपके माइंड में एक बात आएगी कि यहाँ भी तो खाली जगह है, ये भी तो अनकवर्ड एरिया है, ये भी नेक्ड एरिया है, तो यहाँ पे मालिक्यूल आके क्यों अब्जॉर्ब नहीं हुए। इसमें हमारे पास जो एक फैक्टर है वो डिपेंड कर रहा है, वो प्रेशर का फैक्टर है। जितना ज़्यादा प्रेशर दिया जाएगा उतने ही मालिक्यूल आके अब्जॉर्ब होंगे। इसको इतना ही प्रेशर दिया गया था तो उतने ही मालिक्यूल आके अब्जॉर्ब हुए। अगर इसका प्रेशर बढ़ा दिया जाता, ये ऊपर वाला एरिया सिलेंडर का नीचे की तरफ आता, ये मालिक्यूल और सप्रेस होते और यहाँ भी आके अब्जॉर्ब हो जाते। तो डिपेंड किस फैक्टर पे कर रही है, प्रेशर पे। तो वही बात है कि हमारे पास नेक सरफेस एरिया होना चाहिए, जितनी नेक सरफेस एरिया होगी उतना हमारे पास अब्जॉर्प्शन का रेट होगा। और दूसरा हमारे पास क्या है, प्रेशर। जितना प्रेशर होगा गैस के मालिक्यूल उतने आके अब्जॉर्ब होंगे। रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अनकवर्ड सरफेस एरिया जो कि हमारे पास है 1 माइनस थीटा और प्रेशर P के। अब हम इस प्रोपोर्शनल को ख़त्म करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी को यहाँ पे फिर कांस्टेंट लेंगे। कांस्टेंट हम कौन सा ले रहे हैं, KA। ये A फिर यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अब्जॉर्प्शन को, ठीक है। और 1 माइनस थीटा, ये P हमारे पास प्रेशर। ये हमारे पास हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 1, हम इसको नेम दे देते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, द रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। अब डिसॉर्प्शन यहाँ पे जितने मालिक्यूल हुए हैं, आपको पहले बात की गई कि यहाँ पे जितने मालिक्यूल अब्जॉर्ब हुए हैं वो यहाँ से डिसॉर्ब ही होंगे, यहाँ से निकलेंगे, एवेपोरेट होंगे। अब वो जो डिसॉर्प्शन का रेट है, उनके एवेपोरेशन का रेट है, वो हम कैसे फाइंड करेंगे। द रेट ऑफ द डिसॉर्प्शन RD इज़ प्रोपोर्शनल टू द अनकवर्ड सरफेस, प्रोपोर्शनल टू द कवर्ड सरफेस। अब जितनी सरफेस कवर की है उन्होंने, जितनी जगह के आके वो अब्जॉर्ब हुए हैं, वहीं से उनकी डिसॉर्प्शन होगी। यहाँ पे तो अब्जॉर्ब ही नहीं है, तो यहाँ से उनकी डिसॉर्प्शन कैसे हो सकती है। तो किसके प्रोपोर्शनल हो गया उनका रेट, फिर कवर्ड सरफेस एरिया जो हमारे पास क्या है, थीटा के। जितनी जगह पे आके अब्जॉर्ब हुए हैं वहीं से वो डिसॉर्ब हो जाएंगे। तो हमारे पास रेट ऑफ डिसॉर्प्शन किसके इक्वल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा के। ये कांस्टेंट, यहाँ भी हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं, डी रिप्रेजेंट किस चीज़ को कर रहा है, डिसॉर्प्शन को, साथ में थीटा। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 2। अच्छा, हम देखते हैं एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ द अब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जितनी जगह पे आके अब्जॉर्ब हुए मालिक्यूल उतनी ही जगह से डिसॉर्ब होंगे, उतनी जगह से वहाँ से एस्केप करेंगे। तो इक्विलिब्रियम पे हमारे पास ये क्या हो जाता है, दोनों रेट्स इक्वल हो जाते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। अब रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन वो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी, वो हमारे पास थी KA इंटू 1 माइनस थीटा इंटू P। और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आया था, KD थीटा के। अब जो हमारे पास ये KA है, इस पूरी वैल्यू को अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। KA 1 से मल्टीप्लाई होगा, KA आ जाएगा, और इधर से P मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो साथ में P आ जाएगा। सेंटर में माइनस है वो वैसे आ जाएगी। अब KA थीटा से मल्टीप्लाई किया तो KA थीटा, और साथ में इधर से हमारे पास P मल्टीप्लाई होके आ जाएगी, और इज इक्वल टू KD थीटा। अब हम थीटा वाली वैल्यू को एक साइड पे ले जाएंगे, दूसरी वैल्यू हमारे पास इधर रह जाएगी, KAP इधर ही रह जाएगा। ये KA थीटा P थीटा वाली वैल्यू है, इधर माइनस हो रही है, दूसरी साइड पे जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी, प्लस। KD थीटा वैसे आ जाएगा, प्लस KA थीटा P। अब इन पूरी वैल्यू में, इस पूरी वैल्यू में देखें हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, थीटा। थीटा को यहाँ से ले लेते हैं कॉमन, थीटा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से थीटा निकल गया, पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, KD, प्लस यहाँ से भी थीटा निकल जाएगा तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, KP। अब हमने वैल्यू किस चीज़ की निकालनी है, थीटा की। तो थीटा के साथ ये पूरी वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, इक्वल की दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। KAP डिवाइडेड बाय KD प्लस KAP, ठीक है, इज इक्वल टू थीटा। और ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स वैल्यू हैं, इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ से करना मिनिमाइज़, इन वैल्यू को हमने यहाँ से ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास नोमिनेटर है और डिनोमिनेटर है, दोनों को हम KD से डिवाइड करते हैं। KD से डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, 1।
अच्छा, के डी से डिवाइड करने जा रहे हैं, इसको भी के डी से डिवाइड कर देंगे, इसको भी के डी से डिवाइड और इसको भी के डी से डिवाइड आए करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या सी, थीटा, थीटा इज इक्वल टू, अब क्या था, के ए पी, इस के ए पी को हमने किस से डिवाइड करना है, के डी से, तो के ए ओवर के डी और साथ में पी आ जाएगा। इसी तरीके से नीचे हमारे पास के डी था, इस के डी को भी डिवाइड किससे कर दिया, के डी से, आगे था प्लस और के ए पी था, अब के ए पी को भी हमने किससे डिवाइड करना है, के डी से, तो इसको भी के डी से हम डिवाइड कर देंगे, के डी से डिवाइड कर दिया। अब देखें के ए और के डी कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इनको हम एक साइड पे रखते हैं और साथ में ये पी हमारे पास क्या है, प्रेशर, ये आ जाएगा साथ में वैसे। अब के डी से के डी कैंसल, यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 प्लस के ए पी ओवर के डी। अब देखें ये भी कांस्टेंट हैं, ये भी कांस्टेंट है, हम दोनों सेम है, तो हम चाहते हैं कि इनकी जगह कोई और एक हमारे पास एक ही कांस्टेंट होने चाहिए। इसकी जगह हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं कि हमारे पास लेट के ए ओवर के डी है, वो किसके इक्वल है, के इक्विलिब्रियम के, और इस के इक्विलिब्रियम को हम कहते होते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। इसकी जगह अब हम इक्वेशन में के इक्विलिब्रियम यूज़ करेंगे, थीटा इज इक्वल टू, इसकी जगह भी के इक्विलिब्रियम और साथ में पी, इधर 1 प्लस इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, के इक्विलिब्रियम और साथ में पी, ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। वही बात नीचे उसने लिखी कि के इक्विलिब्रियम इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इज रेफर्ड एज एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, और इसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। अब जो हमने ये थीटा की वैल्यू निकाली है, इस थीटा की वैल्यू को हमने जो शुरू में इक्वेशन नंबर ए बनाई थी उसमें जाके पुट कर देंगे, ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर ए। यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट की जाएगी, थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या वैल्यू आती है। देखें, पुटिंग इक्वेशन 4, ये हमारे पास इक्वेशन 4 है, इसको हम इक्वेशन नंबर ए में पुट करते हैं। वो किसकी इक्वल थी, रेट ऑफ रिएक्शन हम उसमें फाइंड करना चाह रहे थे, इज इक्वल टू बीटा और साथ में था यहाँ पे थीटा। अब थीटा की जगह पे ये पूरी वैल्यू आ जाएगी क्योंकि थीटा इसके इक्वल निकला है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है फॉर सिंगल सिस्टम फॉर सिंगल टाइप ऑफ फेज ऑफ मालिक्यूल्स, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें एक ही किस्म के मालिक्यूल होंगे, एक ही फेज़ होगा, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या फिर गैस हो सकती है, इसको हम सिंगल सिस्टम भी कहते हैं। ये था हमारे आज का टॉपिक, इसमें हमने एक पार्ट को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम डबल सिस्टम को डिस्कस करेंगे जिसमें एक से ज़्यादा फेज़ के मालिक्यूल्स होंगे। स्टूडेंट्स, किसी भी किस्म का आपका इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी कर सकते हैं और नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।